आइए गाइस बात करते हैं आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 की एंड इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की नीड हमें कब पड़ती है? देखिए कोई भी मेथड, मैंने जैसा आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा कि अगर इंटीग्रेशन हम जिसका भी कर रहे हैं उसमें जितनी भी टर्म्स हैं अगर सबके बीच में माइनस या प्लस है तो आपके पास एक एक्सेस होता है कि आप हर टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हो जैसा कि आप डिफरेंशिएशन में करते हो। बट अगर किसी भी दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई आ जाए या डिवाइड आ जाए, फॉर एग्जांपल x plus 1 upon log x whatever, कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसे, तो अगर आपको इनके इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ऐसी फॉर्म्स के लिए हमें कोई ना कोई मेथड की जरूरत पड़ती है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। और अगर हमें कोई मेथड अप्लाई करना है तो मेथड के लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिर्फ इस एक्सरसाइज में नहीं बल्कि थ्रू आउट दिस चैप्टर हर जगह हर एक्सरसाइज में यूज होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे यूज होता है? तो हर मेथड का एक आइडेंटिफिकेशन होता है जो आप लोगों को समझना है, सीखना है और याद करना है। ठीक है बेटा? तो हर मेथड का एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि जिससे आपको क्वेश्चन देके पता लग सकता है कि यहाँ पर ये मेथड अप्लाई होगा या नहीं। तो आई एम रिकॉलिंग दिस आइडेंटिफिकेशन जो है सब्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि इफ डेरिवेटिव ऑफ one part of the integral is equal to its another part, ये इसका हिंट है। यानी कि इंटीग्रल मतलब जो आपका क्वेश्चन है, और अगर मान लीजिए ये आपका एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपने देखा कि डिवीजन फॉर्म आ गया, डिवीजन फॉर्म की वजह से हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इस केस में हमें कोई मेथड लगाना पड़ेगा। और मेथड में सब्स्टिट्यूशन क्यों लगेगा ये हमें कैसे पता लगेगा? तो आपको हिंट ये मिलता है कि इस क्वेश्चन में अगर किसी एक पार्ट का डेरिवेटिव करने से जो आंसर आएगा वो इसी क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट हो, तो दैट इज अ क्लू, दैट इज अ हिंट कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम x² + 1 का डेरिवेटिव करें तो दैट इज इक्वल टू 2x, एंड आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव करके जो आंसर आया वो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो ये एक क्लू है आपके लिए, एक हिंट है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे इसके लिए हमें क्वेश्चंस करने हैं और आज हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन ये वाला मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ, तो आज मैं इसको रिपीट ना करके बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे बात करूंगा। तो जिसके पास भी ये नहीं है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। गाइस 7.2 का वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसका नाम मैं लूंगा कुछ भी पूछने के लिए वो मुझे अपना माइक ऑन करके बोलने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा? आज आप बोल सकते हैं, कल मैं आपको टाइप के लिए बोल रहा था लेकिन आज मैं आपको सुन सकता हूँ। हाँ जी बेटा। तो इस क्वेश्चन में मुझे नमन ही बताएगा, नमन ने आज ये मेथड अभी भी सीखा है, तो नमन बताएगा क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगना चाहिए और अगर लगना चाहिए तो क्यों। नमन माइक ऑन करके बोलना बेटा। हरी अप। चलिए नमन तक मेरी आवाज नहीं जा रही। नेक्स्ट ले लेते हैं हम जेसिका। can we apply substitution method in this question? अच्छा आइडेंटिफिकेशन क्या है एक बार? हाँ रीजन क्या था? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं। वही क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स करते हैं, एक log x का स्क्वायर और एक x, और जो पावर्स हैं इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, पावर्स को कंसीडर करना जरूरी नहीं होता। तो अगर हम सिर्फ बेस को कंसीडर करें log x, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, और 1/x को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ऊपर 1 ले सकते हैं।
ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग सकता है। लेकिन कमांड हमें किस चीज पे बनानी है, 1/x और x। नहीं, आप इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को ऐसे मत लो कि यहाँ x है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे लो कि ये log x का स्क्वायर है और इनटू 1/x, तो इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है। आप समझ रहे हो बात को? और जो पावर्स हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो पावर्स इज नॉट एन इश्यू, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन में कभी भी पावर्स को नहीं लिया जाता क्योंकि उनको लेके डेरिवेटिव सेम नहीं आते। तो हाउ टू स्टार्ट, सबसे पहले हमने देखा कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। So how we start this? We let t equals to log x, differentiate this with respect to x, you will get 1/x. Now इसके बाद आप dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो this is x dt equals to dx। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको dx की वैल्यू मिल जाती है x dt, और इस स्टेप के बाद यू हैव टू गो टू क्वेश्चन अगेन, और इस क्वेश्चन को रिप्लेस करते हैं न्यू वैल्यूज के साथ। तो आप dx की जगह क्या लिखेंगे, dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x dt, एंड log x की जगह आप लिख सकते हैं t, इट बिकम्स t स्क्वायर, एंड जो डिनोमिनेटर में x है यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है तो आप x को x ही रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। So what you will get finally, you will get t square dt, which is the simplified form of the given question, and इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हमने इस क्वेश्चन को एक नई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कोई डिवीजन नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एक बेसिक फॉर्म है जिसका इंटीग्रेशन हमें सीधा सीधा पता है, x टू द पावर n का फॉर्मूला। और x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 / n + 1। तो अगर हम इसमें +1 करेंगे पावर में, इट बिकम्स t³ / 3 + c लगाना मैंडेटरी है, इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको कल दे चुका हूं, एंड t की वैल्यू log x पुट कर देंगे। तो द फाइनल आंसर इज log x whole cube upon 3 plus c। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है तो बेटा एक थम्स अप दे देंगे जल्दी से। इफ इट इज क्लियर एक थम्स अप दे दीजिए। 3 पे आ रहे हैं हम गाइस, देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x plus x log x। इसमें आपको कोई क्लू मिल रहा है? खुशी, x कॉमन ले लेंगे बिल्कुल। यहां पर अगर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट अगर आप किसी भी एक पार्ट का डेरिवेटिव करोगे तो मैच नहीं करेगा। तो आपने अगर यहाँ x कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 + log x, ठीक है बेटा। और अब अगर मैं इस 1 + log x का डेरिवेटिव करूं तो 1 का 0, log x का 1/x हो जाएगा। तो 1/x आपको यहाँ दिख रहा है सेकंड पार्ट में। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट t = 1 + log x, dt/dx becomes 1/x। तो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि x dt आ जाएगी। और इस स्टेप के बाद dx आने के बाद आप वापस क्वेश्चन में आते हैं, ये वाले स्टेप में आनी है, और यहाँ पर अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए 1/x को सेम रखते हैं, 1 + log x की जगह t सब्स्टिट्यूट करते हैं, और dx की जगह x dt। तो x से x कैंसिल आउट, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1/t dt, एंड 1/t dt इंटीग्रेशन इज log t, और मॉड लगाना कंपल्सरी है, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, प्लस c, और t की वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस इज 1 + log x प्लस c। सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से एक बार रिप्लाई करेंगे। इफ इट इज क्लियर देन गिव मी अ थम्स अप। सो आइए गाइस, नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको एक थोड़ा सा एक पॉइंट है जो समझने वाला है वो बताऊंगा। सर ये नीचे टी कहां से आया, कौन सा टी बेटा नमन? ड्रॉप कर दिया मैंने, कौन सा टी कह रहा है? चलिए ठीक है, ठीक है आयुष, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर धमाके के साथ करेंगे पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं हम। मैं आपको एक चीज इसमें क्लियर करूंगा, वो ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन में ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब तक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फॉर्म होती है तो इंटीग्रेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, यहाँ पर हमें जरूर कोई मेथड लगाना होता है। और अगर बात आती है मेथड की, तो
तो मेथड के लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन का हिंट है कि एक पार्ट का डेरिवेटिव करने पे दूसरे पार्ट से मैच हो। तो यहाँ पर आपको इस पूरे क्वेश्चन में sin x भी दिख रहा है और cos x भी दिख रहा है। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, और जो प्लस माइनस होते हैं इन साइंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन होता है कि फंक्शन सेम आना चाहिए। तो sin का cos होता है, cos का डेरिवेटिव sin होता है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है शांभवी से कि यहाँ पर हम शांभवी ने मैसेज कर दिया वैसे तो, लेकिन हमने cos x को t लिया, क्या मैं sin x को t नहीं ले सकता यहाँ पर? शांभवी माइक ऑन करके बता सकते हो मुझे। अगर मैं sin x का डेरिवेटिव बोलता हूँ cos x और cos x का डेरिवेटिव बोलता हूँ sin x, तो फिर तो हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए, हम किसी को भी t लेट कर लें। तो ऐसा है कि हम किसी को भी ले लें या कोई रिस्ट्रिक्शन है? शांभवी क्या करेंगे? नहीं करेंगे टी लेट साइन एक्स को, कॉस फंक्शन है। आप माइक ऑन करो, ऐसे समझ में नहीं आएगा टाइपिंग के थ्रू। दीपशिखा आप बताओगे बेटा, जिसका माइक नहीं चल रहा। हाँ जी बेटा, कोई बताना चाहेगा कि यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है क्योंकि ये एंगल है। और इसका अगर मैं और डीप में एक्सप्लेनेशन दूं तो ये मैं आपको बताऊंगा कि मान लो अगर मैं sin x को d लेट करता हूं तो dt by dx आता है cos x, सो dt विल बी cos x dx, है ना। तो यहाँ पर ये जो dt की वैल्यू है ये क्या आ रही है? cos x dx। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो cos x को मैं dx के साथ इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकता। cos x sin का एक एंगल है, तो दैट मींस ये पूरा एक कंप्लीट फंक्शन है, इस पूरे को हम dx के साथ कंसीडर कर सकते हैं। खाली cos x dx को क्लब करके हम उसको dt नहीं लिख सकते। और अगर मैं cos x को d लेट करूं तो dt by dx कितना आता है? माइनस sin x। और मैंने बोला आपको ये जो प्लस माइनस के साइन होते हैं ये एडजस्टेबल होते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ से dx की वैल्यू निकालूं जैसा कि मैंने आपको सिखाया, तो ये जो माइनस sin x है ये इधर आके dt के अपॉन में आ जाएगा, और माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि dx की जगह जब मैं ये पुट करूंगा यहाँ पर तो sin x और sin x इंडिपेंडेंटली कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इस रीजन से हम सिर्फ और सिर्फ cos x को t लेंगे, sin x को t नहीं ले सकते। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर है, जिनका इंटीग्रेशन ऑलरेडी स्कूल में हो गया है, उनको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसको, वो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा? लेट करा t को cos x, विल गेट dt by dx as minus sin x, so minus dt by sin x is equals to dx। तो therefore इसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे, cos x की जगह हमें t लिखना है, तो ये sin x को सेम लिख दो, cos x को t लिखोगे तो ये sin t बन जाएगा, और dx की जगह माइनस dt by sin x, we'll get sin x कैंसिल आउट। अब ये जो माइनस का साइन है इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर शिफ्ट कर दो, तो व्हाट यू विल गेट sin t dt। अब sin t का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस cos t प्लस c, दैट इज cos t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो cos x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? x प्लस b cos ax प्लस b dx, ये आपका क्वेश्चन है। और अगर आप इसमें देखें तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हैं, sin cos, sin का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है, और यहाँ कोई भी किसी का एंगल नहीं है, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये इशू नहीं रहेगा। गुंजन क्या समझ नहीं आया बेटा? जल्दी से बोलो एक बार माइक ऑन करके। बेटे डेरिवेटिव करते ही ना आप बस अपने माइंड में एक बात रखो कि आपको dx की वैल्यू निकालनी है, सबसे बेस्ट तरीका है। अब इससे dx कैसे निकालोगे आप? ऐसे ही निकालोगे ना। और dx निकालने के बाद आपको वापस कहाँ जाना है? क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में जाके एक तो t की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, और एक dx की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट
तो आप देखिए क्या बन जाएगा, साइन एक्स को सेम रखा, cos x को रिप्लेस करा t से, तो ये बन गया sin t, और dx की जगह जो वैल्यू थी माइनस dt बाय sin x को पुट कर दी, कैंसिल आउट हुआ, तो आपका पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया, जिसका डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। माइनस एडजस्ट हो जाता है, क्या होता है ना, मान लो हमारा जैसे हमने cos x को t लिया और उसका डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, और हमें यहाँ माइनस नहीं दिख रहा, तो वो कैसे एडजस्ट हुआ, यहाँ माइनस आया, फिर इस माइनस को हमने उस साइड शिफ्ट कर दिया, dx की जब वैल्यू निकाली तो दूसरी साइड, और जब यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इनटू में ही तो है ना, तो इनटू में अगर कोई भी माइनस का साइन है तो उसको हम कांस्टेंट बना के बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब जल्दी से ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। sin ax plus b into cos ax plus b dx है, sin का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव sin होता है, और दोनों ही इंडिपेंडेंट फंक्शन है, यानी कि हम किसी को भी लेट कर सकते हैं, तो बेटर है कि हम sin को करेंगे, क्योंकि cos का तो माइनस में आता है, तो हमने t को लेट करा sin of ax plus b, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dt by dx, दैट विल बी cos ax plus b, और अगर चेन रूल लगाएं तो इनटू में ax plus b का डेरिवेटिव a हो जाएगा। और इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, किसकी वैल्यू निकालो, गुंजन किसकी वैल्यू निकालेंगे, dx की, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन a cos ax plus b, तो देयरफॉर जैसे ही हमारे पास dx की वैल्यू आती है तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन से कनेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको रिप्लेस करनी है सारी वैल्यूज, तो sin ax plus b की जगह आप t लिख सकते हैं, तो यहाँ पर t आ जाएगा इंटीग्रेशन में, cos ax plus b सेम रखेंगे, और जो dx है, dx की जगह आप dt by a cos ax plus b लिख सकते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब a क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं 1 बाय a, तो बचेगा क्या t dt, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, so that is 1 by 2a, और t की वैल्यू कितनी थी, sin ax plus b, तो ये हो गया sin स्क्वायर ax plus b plus c, दिस इज योर फाइनल आंसर। और अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चेक करेंगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा, सभी लोग चेक करेंगे एक बार आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चेक करेंगे सभी लोग, तो आंसर ये नहीं आ रहा होगा। शायद ये आ रहा होगा आंसर, कोई माइक ऑन करके बोल सकता है मुझे, आंसर कुछ ऐसा आ रहा होगा। ऐसे, हाँ 4a होगा सर। अब आप कहेंगे कि सर ये आंसर तो अलग आ रहा है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ सिखाया था, याद है आपको, कि इंटीग्रेशन में जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होते हैं उनमें अलग अलग मेथड चूज करने पे आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं। द रीजन बीइंग दैट कि हमने एक अलग मेथड से क्वेश्चन स्टार्ट करा, जो एनसीईआरटी में आंसर है उन्होंने कोई और अप्रोच लगाई, जिसकी वजह से दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी एक चीज के दो डिफरेंट आंसर कभी भी नहीं होते प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर उस आंसर को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, प्लस सी कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं अभी इस पे डिटेल नहीं देना चाहता, क्योंकि हमें काफी सारे क्वेश्चंस लेने हैं आगे, तो बेटर होगा कि इसको हम फ्री टाइम में कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी ये आप इतना समझ लो कि आपका ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है और आपको फुल मार्क्स दे देंगे, देयर इज नो इशू। और मैं बस हिंट दे देता हूँ कि उनका आंसर अलग कैसे आया होगा। उनका आंसर अलग ऐसे आया कि उन्होंने फर्स्ट स्टेप में यहाँ टी लेट नहीं करा, उन्होंने फर्स्ट स्टेप में इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो बाहर 1/2, यहाँ 2, और ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा, जिसको उन्होंने sin 2 थीटा कन्वर्ट कर दिया, और फिर वहां पर जो एंगल वाला पार्ट था sin 2 थीटा का जो एंगल था 2 थीटा, उसको t लेट करके सब्स्टिट्यूशन दिखा के आगे सॉल्व किया होगा, जिससे कि ये आंसर आया होगा। बट जरूरत नहीं है हमें ये वाला भी कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? जल्दी से थम्स अप दीजिए करो स्पीड में, मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा जो मैं चाहता हूं कि आप खुद करके बताएंगे, और उसके बाद फिर आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो पहले एक क्वेश्चन जो मैं आपसे बोलूंगा करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 30 या 31 में से 31 ले लीजिए, हिंट चाहिए तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 पहले आप लोग मुझे करके दिखाएंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए आप इनको कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में मुझसे डाउट्स ले लेंगे।
और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगा। अगर मैं फर्स्ट पेज में ही बात करूं, जो फर्स्ट शीट चल रही है आपकी, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या हिंट होगा? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 7 में कोई आइडिया मिल रहा है आपको कि किसी एक पार्ट का डेरिवेटिव करके दूसरा पार्ट आ रहा हो? नहीं हो रहा ऐसा? अगर आप x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आता है, इससे मैच नहीं करता। अगर आप रूट को देखें तो रूट एक पावर का ही काम करता है, और मैंने बोला पावर को आप इग्नोर कर सकते हैं। रूट का मतलब 1/2 होता है पावर में, तो उसको इग्नोर करके बेस में क्या बचा? x+2। और अगर हम x+2 का डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी 1 आएगा, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है। दैट मीन्स ये दोनों सिमिलर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। और ऐसे में क्या होता है कि हमें ये सोचना है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मैं आपसे कहूंगी इस x को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप कहेंगे नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट में है। और अगर ये ऐसा होता कि रूट इसमें होता और ये बिना रूट के होता, ये वाला रूट यहां से हटा के इसमें लग जाता, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, x रूट x प्लस 2 रूट x करके, है ना? तो दैट मीन्स मुझे इसको रूट में से हटाना है, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि रूट में डबल टर्म है, विदाउट रूट सिंगल टर्म है। मुझे रूट में सिंगल टर्म चाहिए और विदाउट रूट डबल टर्म करनी है। तो इसका तरीका क्या होता है कि जो रूट में आपको गिवन है x+2, अब आप उसको सिंगल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि रूट में दो टर्म्स ना रहे, x+2 एक सिंगल टर्म हो जाए, तो आपने क्या करा? उसको सिंगल करने के लिए t लेट कर दिया। तो इससे आपको dt/dx क्या मिला? 1। तो dt किसके इक्वल हो गया? dx के, मतलब dx इक्वल टू dt हो गया। तो अगर आप वापस क्वेश्चन पे जाएं तो जो x+2 है, अगर मैं उसको यहाँ t पुट करूं तो ये रूट t हो जाएगा। dx की जगह मैंने dt लिख दिया और क्या बचा यहाँ? x। अगर मैं यहाँ x का x लिख दूं तो भाई कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, और मैं dt आने का मतलब है यहाँ सब कुछ t में चाहिए, मैं x नहीं ले सकता। तो मैं इस x को कैसे एडजस्ट करूंगा? तो यहाँ से मैं x की एक वैल्यू निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ t, और वो वैल्यू क्या आ जाएगी? t-2। देख सकते हैं आप यहाँ से। तो अब हमारा क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है। क्यों? क्योंकि इस रूट t को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो t इंटू रूट टी कितना होता है? t⁵2, बेस सेम करके पावर ऐड हो जाएंगे, और 2 इंटू रूट टी को मैं 2 इंटू टी की पावर हाफ लिख सकता हूँ। तो ये आ गया आपके पास। अब आप इसका नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और t की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन कैसे होगा? पावर में +1 करेंगे, जो आएगा वही अपॉन में। तो 3/2 में +1 करो, कितना आया? 5/2। अपॉन में भी 5/2 हो गया। 1/2 में +1 करो, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c लगाना मैंडेटरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स कटेंगे आपके। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 2/5 t⁵5/2, ये ऊपर जाके 2 होगा, तो 4/3 t⁵3/2 प्लस c। इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x+2^5/2 x+2^3/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से एक थम्स अप देंगे अगर क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट x dx। एनी आइडिया? एनीवन? कोई आइडिया देगा? किसने बोला ये? वेरी गुड। रूट x कॉमन लेने से क्या बेनिफिट मिलेगा? ये बच जाएगा रूट x माइनस 1। और आपको पता है कि जो रूट x का डेरिवेटिव होता है वो रूट x में ही आता है। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो इस बेसिस पे अगर मैं इसको t लेट कर लूं तो dt/dx विल बी 1/2 रूट x। और यहां से हमें वैल्यू किसकी निकालनी चाहिए? dx की। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2 रूट x dt इज इक्वल टू dx। और अगर मैं इसके बाद क्वेश्चन में आ जाऊं, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा सिंपलीफाई किया था लेट करने से पहले, तो मैं सीधा इस स्टेप पे ना आके इस स्टेप पे आऊंगा। तो इस स्टेप में आने के बाद dx की जगह 2 रूट x dt पुट कर दिया मैंने, यहाँ पर dx की जगह ये पुट कर दिया यहाँ से, और रूट x माइनस 1 को मैंने t लिया था तो ये t हो गया, और ये रूट x सेम रहेगा। देख सकते हैं कैंसिल आउट हो रहा है।
टू कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से, यू विल गेट 1/t dt। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t plus c। तो t की वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो दैट इज √x - 1 plus c। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बेटा किसी को भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो प्लीज आप मुझे माइक ऑन करके बोल देना या फिर टाइप कर देना अगर माइक इशू है तो। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन का कोई हिंट देगा? कोई और स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो जाओ बेटा, सिर्फ एक दो बच्चे ही एक्टिव हैं। कोई भी रिप्लाई करना चाहे मुझे। इज देयर एनी क्लू? एनीवन? आज की क्लास में चलिए अगर हम x क्यूब माइनस 1 को t नेट करते हैं तो dt/dx विल बी 3x²। क्या यहाँ 3x² है? 3 ना हो तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट ना हो कोई बात नहीं, प्लस माइनस मैच ना करे कोई बात नहीं, लेकिन पावर फंक्शन मैच कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम इसको एक थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमें पता है कि अगर हम x³ - 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 3x² होगा, मतलब x की पावर 2 आएगी जो यहाँ पर नहीं है। और अगर हम x की पावर 5 का डेरिवेटिव करें तो 5x टू द पावर 4 आएगी जो पावर यहाँ नहीं है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में t लेट करने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, यानी कि x टू द पावर 5 को ब्रेक कर लें x³ × x² में, और उसके बाद इस x³ - 1 को t नेट कर लें तो dt/dx विल बी 3x²। और यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकाल लें तो ये आएगी। अब अगर हम वापस इस स्टेप पे आके सब्स्टिट्यूशन करें तो dx की जगह dt/3x², x² को सेम रखो क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको t पुट करेंगे तो ये t टू द पावर 1/3 हो जाएगा। फाइनली बचा आपके पास x³, और क्योंकि जो आपने लेट किया था वो भी x³ के टर्म्स में था तो यहाँ से आप x³ की वैल्यू निकाल लेंगे t + 1। ठीक है बेटा, तो इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बाहर तो t टू द पावर 4/3 प्लस t टू द पावर 1/3 dt, और इसके बाद इसका बेसिक तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइए। आगे बढ़ते हैं और इस पेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक, उसमें से एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं एक बार कि आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है एक बार क्वेश्चन आपसे अटके, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ एक बार होमवर्क में रखा जाए इनको। ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, तो आपकी थोड़ी ब्रेन एक्सरसाइज भी होगी, खुद से करोगे तो 1 से 17 तक के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे आपके लिए होमवर्क हैं, प्लस जो हो चुके हैं। हाँ बेटा मुझे आप मेरे को जैसे ही आज की हमारी लाइव क्लास खत्म होती है, जिसको भी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं मिली किसी भी रीजन से, आप मुझे विद इन हाफ एन आवर, क्लास खत्म होने के, आज वाली क्लास खत्म होने के हाफ एन आवर के अंदर एक मैसेज करेंगे पर्सनल। जिसका भी मैसेज आएगा मैं उनको कल गूगल मीट पे एक अलग से आईडी देके उन 2-3 लोगों को आधे घंटे की क्लास देके फर्स्ट क्लास का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद आप इससे ज्यादा उम्मीद मत करना एक्स्ट्रा क्लासेस की, क्योंकि अभी टाइट शेड्यूल है तो बहुत ज्यादा टाइम निकल नहीं पाता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी संभालने में भी बहुत टाइम लगता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 37 के बीच की बात करते हैं। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको, हाँ जी बेटा, बेटे अगर आपको इतना सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन मिल जाए कि सर ने बोल दिया एक पार्ट का डेरिवेटिव दूसरा है और तो मतलब सब्स्टिट्यूशन है, और आपको सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो फिर मैथ्स में ट्रिक कहाँ से आएगी और मैथ्स को डिफिकल्ट कौन मानेगा? थोड़ा बहुत तो झंझट मिलेगा ही आपको, ये सब चीजें तो प्रैक्टिस से ठीक होती है। आप जब किसी चीज को पहली बार सीखते हैं ना तो वो आपका फर्स्ट विजन होता है। फर्स्ट विजन जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार देखते हैं, समझते हैं, तो उससे हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि पहली बार वो चीज पढ़ी है। लेकिन जैसे जैसे यूज टू होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हमें हैबिचुअल हो जाता है। ठीक है ना? और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आप इंटीग्रेशन देखना कि आप इंटीग्रेशन से मजे लेते हो या इंटीग्रेशन आपसे मजे लेता है, अभी तो आपको पता लगेगा। इंटीग्रेशन बहुत मजेदार चैप्टर है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 37 की जो अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 से 87 में क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, 18 भी होमवर्क में दिया है। अरे बाप रे, समृद्धि को याद आ गया क्लास में। समृद्धि जी वेलकम, जल्दी आ गए बेटा, थोड़ा जा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मुझे लग रहा है अपने टीचर से बोलने ही आए हो। चलो बहुत बढ़िया, आज का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया हमारा सक्सेसफुल, तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो मैं आपको खुद कराता हूं, और 20 से ही 19 क्वेश्चन का हिंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की आइडेंटिफिकेशन ये है कि जब भी किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दो दो टर्म ई वाली आ जाए, जो दो टर्म ऊपर है वही दो टर्म नीचे हो, दोनों की पावर बिल्कुल सेम हो, बस फर्क सिर्फ इतना हो कि एक तरफ माइनस का साइन है और एक तरफ प्लस का, चाहे ऊपर प्लस नीचे माइनस हो या नीचे माइनस ऊपर प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सीधा सीधा अगर आप डिनोमिनेटर को टी लेट कर लें और इसका डेरिवेटिव करें तो वो इससे मैच कर जाएगा। कैसे? e की पावर 2x इंटू 2 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकाल लें तो ये वैल्यू आ गई हमारे सामने। और फिर अगर हम इसको वापस क्वेश्चन से कनेक्ट कर दें तो हमने इस पूरे को t लिए तो नीचे t आ जाएगा, ऊपर सेम रहने दो, और dx की जगह अगर आप ये पुट कर दें तो dt अपॉन 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, ये और ये कैंसिल हुआ, 2 को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है तो 1/t dt, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t प्लस c, और अगर इसमें t की वैल्यू डाल दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन केस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ऊपर भी दो टर्म है e टू द पावर x की फॉर्म में, नीचे भी दो टर्म है, दोनों की पावर जो ऊपर है वही सेम नीचे है, और बीच के जो साइन है वो रिवर्स है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो हर क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर को t लेना है और सेम तरीके से प्रोसीड करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यही चीज क्वेश्चन नंबर 19 में देखो तो इसमें आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या अलग दिख रहा है वो आप समझिए बात को। समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन नंबर 19 में? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या अलग है क्वेश्चन नंबर 20 के कंपैरिजन में, जल्दी से बताएंगे। बोलो बेटा कोई भी, क्या अलग लग रहा है आपको 19 क्वेश्चन में एज कंपेयर टू 20th? बिल्कुल, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनमें जो सेकंड टर्म e टू द पावर में होनी चाहिए थी वो कांस्टेंट आ गई। तो हाउ टू बैलेंस दिस, अब इसको बैलेंस करना सीखेंगे हम। मुझे डरो मत बेटा, सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं मैं कि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा वास्ट है चैप्टर, तो आपको कंसंट्रेशन पूरी चाहिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन आ गया। अब कभी भी इंटीग्रेशन में e टू द पावर x का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें फ्रैक्शन हो, ऊपर भी e की पावर समथिंग हो, नीचे भी सेम पावर हो, लेकिन साथ वाली जो टर्म है वो कांस्टेंट आ जाए, तो इसको हम डायरेक्ट अगर t लेट करेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका तो e की पावर 2x into 2 हो जाएगा, लेकिन इसका तो 0 हो जाएगा ना, तो ये जो -1 है वो नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से e टू द पावर x कॉमन निकालो, इसमें से e टू द पावर x कॉमन निकालो तो ये e टू द पावर x बचेगा, क्योंकि 2x था, एक कॉमन गया, एक बचा, और इसमें से तो e टू द पावर x कॉमन आ ही नहीं सकता था, तो ये 1 अपॉन e टू द पावर x हो गया, और 1 अपॉन e टू द पावर x को मैं e टू द पावर -x लिख सकता हूं।
सिमिलरली अगर मैं नीचे से भी e टू द पावर x कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा e टू द पावर x प्लस, और ये जो 1 था ये बन जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर x, और इसको भी फिर हम लिख देंगे e टू द पावर -x। ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड ये वाला बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 है। क्लियर है बेटा सबको? नमन क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है ना? आगे तो सॉल्व ना करो, ये क्वेश्चन खुद से कर लोगे आप। चलिए ठीक है, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे हैं टिल क्वेश्चन नंबर 20 और 21 से 37 तक। मेरे हिसाब से कम 5 to 7 क्वेश्चंस आप लोगों से ट्राई हो जाने चाहिए। आप सारे ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को क्लोज करेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एक्सरसाइज नंबर 7.3 है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको 11th क्लास वाली लर्न नहीं है तो आपको वो एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट लगेगी। अगर वो टिप्स पे हैं तो बहुत स्मूथ चलेगी। तो इसीलिए बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.3 में आपको एडवाइस दूंगा ये कि आप सभी लोग 11th क्लास के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ी थी, उनको एक जगह पर लिख लें और उनको रिवाइज कर लें ताकि आपका एक बेस रेडी हो और आपको प्रॉब्लम ना आए 7.3 में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं ओवर करेंगे। कौन सा बेटा? 18th में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? अरे बाबा, इनवर्स लिखोगे डेरिवेटिव क्या? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करने हैं फॉर्मूलेस बेटा। tan इनवर्स x है तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप सिर्फ tan इनवर्स x को t लेट कर लेंगे तो जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा वो dt के साथ एडजस्ट हो जाएगा, और जो e की पावर tan इनवर्स x है वो e टू द पावर t बन जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।